हाँ तो बेटा अब अपने पास जो अगला टॉपिक है वो है अध्यारोपण का नियम, है ना, जिसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम। यानी अब अपने पास बेटा दो अलग अलग एसएचएम की सरल आवर्त गति की समीकरण दे रखी होगी, है ना। हमसे बोला जाएगा कि अगर ये दोनों आपस में मिल जाएं, यदि इनका अध्यारोपण हो जाए तो परिणामी एसएचएम जो होगा उसका आयाम क्या होगा, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, समीकरण क्या होगी। समझ रहे हो क्वेश्चन? यानी x1 दे रखा होगा, x2 दे रखा होगा, है ना, उनके बीच में कलांतर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हमें उनको जोड़ने के बाद जो उनकी परिणामी तरंग बनेगी, परिणामी एसएचएम बनेगा, वो अपने को बताना होगा। ठीक है, तो पहले इसमें हेडिंग डाल के लिख दो अध्यारोपण का नियम, ब्रैकेट में लिख दो सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम, सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम। इसमें बेटा हम पहला केस जो है वो क्या कर रहे हैं, पहला केस हम कर रहे हैं कि यदि वो दोनों जो गतियां हैं, दोनों सरल आवर्त गति है, वो समान दिशा में हो तथा उनकी आवृत्ति भी समान हो, ना। तो पहला पॉइंट लिखो, यदि दोनों की दिशा समान हो तथा आवृत्ति भी समान हो, तथा आवृत्ति भी समान हो। मतलब या तो दोनों x में एसएचएम कर रहे होंगे या फिर दोनों y में कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है एक x में कर रहा है और दूसरा y में कर रहा है, फिर तो दोनों लंबवत हो गए ना। चलो तो अब मुझे बताओ कि x1 का फॉर्मूला, x1 का मान उसने दे दिया a1 sin ओमेगा t, ठीक है, पहले की समीकरण ये दे दी। x2 बराबर उसने दे दिया a2 sin ओमेगा, तो सेम ही है, ओमेगा टी प्लस क्या दे दिया फाई। मतलब इन दोनों के बीच में जो कलांतर है, फेज डिफरेंस है, वो बेटा कितना है, फाई है। ठीक है, फाई नोट भी लिख सकते हो ना। अब हमें करना है इनका अध्यारोपण, सुपरपोजिशन, ना। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या कहता है? सुपरपोजिशन कहता है कि इन दोनों को जोड़ो, यानी x बराबर x1 प्लस x2 कर दो। तो मुझे बताओ x बराबर x1 प्लस x2 करूंगा, यानी a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन, ब्रैकेट में लिख दूंगा ओमेगा टी प्लस फाइव। पहले तो ये जो समीकरण बनेगी, है ना, ये एसएचएम की इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। मैंने बताया था एक ट्रिक तो यही बताई थी कि भाई अगर दोनों की आवृत्ति समान हो तो एसएचएम होगी। अब इन दोनों को हमें एक ही इक्वेशन में रिड्यूस करना है जो एसएचएम की तरह दिखे, है ना, उसका आयाम अपने को बताओ, क्योंकि ये तो a1 a2 दोनों के क्या है, अलग अलग आयाम है ना। तो बेटा मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया ना, एक फॉर्मूला यहाँ पे लगता है बार बार, वो होता है साइन ए प्लस बी का ना। साइन ए प्लस बी क्या कहता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। क्या ये फॉर्मूला तुम लोग ने देखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में? तो बेटा ये साइन ए प्लस बी का यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। यहाँ पे बेटा जो ए है अपने पास, ए जो है वो तो अपने पास ये ओमेगा टी है, और बी जो है वो अपने पास फाई है। तो अब बेटा बताना जरा क्या लिखूं, x बराबर क्या लिख रहा हूं, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ए यानी साइन ओमेगा टी, साथ में कोस बी ना। ये फॉर्मूला बना रहे हैं, टेंशन मत लो, फॉर्मूला बनने के बाद बस तुम्हें वो फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। प्लस कोस ए, कॉस ओमेगा टी, साथ में बेटा क्या लिख दूं, साइन फाई। कैसे ही लिख दूंगा, अच्छा a2 से अंदर गुना कर दूंगा। तो हमने क्या किया, x बराबर यहां लिखा a1 प्लस a2 cos फाई, और ब्रैकेट में लिख दिया साइन ओमेगा टी। देखो यहां तो लिखा हुआ है a1 साइन ओमेगा टी, अंदर गुना करोगे तो a2 cos फाई साइन ओमेगा टी तो आएगा, तो साइन ओमेगा टी कॉमन रख दिया, यहाँ पे a1 आ गया, यहाँ पे a2 cos फाई बचा हुआ है। क्लियर है? प्लस आगे मुझे बताओ आगे क्या बचा हुआ है, a2 को इससे गुना करोगे तो ये आएगा a2 साइन फाई, और साथ में क्या लिख दूं, cos ओमेगा टी। क्या पहले यहां तक बात क्लियर है ना? इसको लिख दो पहले जल्दी से, यहां तक लिख दो। छोटी सी एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन भी समझ लो, और जो रिजल्ट आएगा उसको भी याद रखना है। लिख दो पहले जल्दी से, ठीक है। चलो पॉज करके लिख ली होगी। अब देखो बेटा, ये जो मैंने आगे जो साइन ओमेगा टी के आगे ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है, क्योंकि ये कांस्टेंट ही होगा कुछ ना कुछ, तो मैंने बेटा इसको लिख दिया, इसको मान लिया a cos डेल्टा, और ये जो cos ओमेगा टी के आगे ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है, इसको बेटा मैंने मान लिया a साइन डेल्टा, कुछ मान लिया मैंने, है ना। कहने का मतलब अब अपने पास क्या है, हमने क्या माना हुआ है, ये तो फॉर्मूला अलग ही जो है, और हमने क्या माना है कि भाई a1 प्लस a2 cos डेल्टा, a2 cos फाई जो है ना, वो हमने क्या माना, a cos डेल्टा, ठीक है।
ये अपने पास होगी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही बेटा a2 साइन फाई, इसको बेटा हमने क्या माना, a साइन डेल्टा, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं इन दोनों की वैल्यू ये पुट कर दूं, मतलब इसकी जगह ये रख दूं, उसकी जगह वो रख दूं, तो बताना एक्स का आंसर क्या बनेगा। एक्स का आंसर बनेगा a कॉस डेल्टा साथ में साइन ओमेगा टी प्लस a साइन डेल्टा साथ में कोस ओमेगा टी। देखो जरा ध्यान से ना, देखो a कोस डेल्टा साइन ओमेगा टी, a कोस डेल्टा साइन ओमेगा टी प्लस a साइन डेल्टा कोस ओमेगा टी ना। अब ये फिर से अपने पास क्या बन जाएगा, ये फिर से देखो ये लिखा हुआ है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ए को बेटा कॉमन ले लो, लो बताओ ए को कॉमन लिखूंगा तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है साइन ओमेगा टी इंटू कॉस डेल्टा प्लस आगे सर आगे लिखा हुआ है कोस ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा। क्या ऐसा ही लिखा हुआ है ना। तो ये तो क्या लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो यहां फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी का, यानी एक्स का बेटा आंसर बन रहा है ए साइन ए प्लस बी। ए कितना बेटा ओमेगा टी प्लस बी कितना है डेल्टा, ये आ गया बेटा आंसर। यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद रिड्यूस करके जो समीकरण परिणामी तरंग की बचती है, परिणामी एसएचएम की, वो ये बचती है एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, है ना। अब ये ए क्या है, ए है बेटा परिणामी तरंग का या परिणामी एसएचएम का आयाम। ये डेल्टा क्या है, ये डेल्टा है उसकी प्रारंभिक कला। यानी अब हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, ए क्या है, ए है परिणामी एसएचएम का आयाम, ठीक है। डेल्टा क्या है, परिणामी एसएचएम की कला, प्रारंभिक कला। तो पहले अपने को ए और डेल्टा पता होंगे, वही तो वो पूछेगा ना, वो पता कर सकते हैं ना। पहले तो बताओ इन दोनों को मैं अगर भाग दे दूं, इन दोनों को भाग दे दूं यानी 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दूं, तो बताओ राइट हैंड साइड को डिवाइड करूंगा तो साइन डेल्टा बटा कोस डेल्टा, यानी ये बनेगा टेन डेल्टा बराबर इधर क्या बनेगा, इधर बेटा बनेगा a2 साइन फाई बटा a1 प्लस a2 कोस फाई। ये बना सबसे पहले टेन डेल्टा का फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखना है। मतलब तुम्हें दो चीजें क्या रखनी है कि भाई अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो जो परिणामी एसएचएम बनता है वो कुछ ऐसा दिखेगा। उसमें से डेल्टा कैसे आएगा, डेल्टा बेटा आएगा इस फॉर्मूले से, टेन डेल्टा बराबर a2 साइन फाई, क्योंकि फाई भी पता है, a2 भी पता है, a1 भी पता है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा। समझ रहे हो ना। ये बेटा देखा जाए तो वो दो वेक्टर के जैसा है। तुम्हें याद है दो वेक्टर होते थे तो परिणामी के साथ जो उसका एंगल बनता था ए के साथ, तो याद है हम क्या लिखते थे, टेन थीटा बराबर बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो उसमें वो ए जो है वो a1 है, बी जो है वो a2 है। समझ रहे हो इतनी बात। पहले इतना लिखो प्यारे बच्चों, इसको लिख दो फटाफट। यहां तक लिख दो, ठीक है। पहले पॉज करके लिखा यहां तक ना। अब देखो अब हमने टेन डेल्टा तो ज्ञात कर लिया, अब हमें ए ज्ञात करना है। ए मतलब आयाम ना। तो अब मुझे बता दो आयाम ज्ञात करेंगे तो हमने क्या किया, ये जो दोनों समीकरणें थी अपने को ए चाहिए है ना, ए चाहिए तो मैंने क्या किया, स्केयरिंग प्लस हेडिंग, मतलब हमने यहां पे लिखा एक का स्केयर प्लस दो का स्केयर। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड की आपस में स्केयरिंग और एडिंग कर दो, राइट हैंड साइड की आपस में कर दो। तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, ए स्केयर कॉस स्केयर डेल्टा प्लस ए स्केयर साइन स्केयर डेल्टा बराबर इन दोनों के लिए करेंगे तो a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्केयर प्लस a2 साइन फाई का होल स्केयर। कैसे ही कर देंगे ना। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे ए स्केयर तो बाहर ही आ जाएगा, ये कोस स्केयर डेल्टा प्लस साइन स्केयर डेल्टा क्या हो जाएगा, एक। यहाँ पे बताओ क्या बचेगा, a1 का स्केयर प्लस a2 का स्केयर कॉस स्केयर फाई, a प्लस बी का होल स्केयर है तो a प्लस बी का होल स्केयर ओपन करोगे तो a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा ना। तो 2ab ना और कॉस, सॉरी 2ab होता है, अरे कहाँ से भाई, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab प्लस आगे क्या लिख दूं, a2 का स्केयर साइन स्केयर फाई। क्या यहाँ तक बात समझ रहे हो ना। अब मुझे बताओ यहाँ है a2 का स्केयर कोस स्केयर फाई
ए टू का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ए टू का स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक हो जाएगा। यानी बेटा बन क्या रहा है, ए स्क्वायर बराबर ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कोस फाइव, ये बन रहा है। और ए जो है वो आयाम है परिणामी तरंग का, तो बता दो परिणामी तरंग का आयाम का फॉर्मूला अंडर रूट में क्या बन गया, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कोस फाइव, ये आ चुका है, परिणामी तरंग का आयाम आ चुका है बेटा। मतलब कैसे याद रखना है, जैसे हम वेक्टर को याद रखते हैं, वेक्टर में भी तो यही होता था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो ऐसे ही जब वो दोनों तरंगे मिलेंगी तो ऐसे कर देंगे। डेरिवेशन याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, ये तीन फॉर्मूले के ऊपर बेटा क्वेश्चन आ चुके हैं, हर 2-3 साल बाद रिपीट हो रहा है। इसके ये और ये तीनों याद होने चाहिए। और इसमें भी स्पेशल केस याद रख लो कि अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, अगर फेज डिफरेंस कैसे 90 डिग्री है, बताओ एक साइन में दे रखा है एक कोस में दे रखा है, तो कलांतर कितना है 90 डिग्री है। और अगर कलांतर 90 डिग्री है फिर तो और भी आसान हो जाएगा। अगर मैं इसका भी स्पेशल केस बना दूं, स्पेशल केसवा, बताओ अगर फाई बराबर कितना है 90 डिग्री है, फाई 90 डिग्री कब आएगा, जब x1 बराबर क्या लिखा हो a साइन ओमेगा टी के जैसा, और x2 बेटा क्या लिखा हो a2 कोस ओमेगा टी के जैसा। बताओ इन दोनों में कलांतर कितना 90 डिग्री है। तो बेटा हर फॉर्मूले में क्या पुट कर दूं 90। तो बताना आयाम ए का आंसर क्या बनेगा, अंडर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, आ गया आंसर। अच्छा tan डेल्टा क्या बनेगा, tan डेल्टा बेटा बनेगा यहाँ पे 90 रखोगे तो साइन 90 कितना हो जाएगा, a कोस 90 कितना हो जाएगा 0, यानी यहां बनेगा a2 बटा a1, a2 बटा a1। कर सकते हो, लिख लो बेटा इसको, स्पेशल केस को। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से तुम्हें और आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन करते हैं बेटा। x1 है 3 साइन ओमेगा टी, x2 है 4 कोस ओमेगा टी। तो बेटा क्वेश्चन तुमसे यही पूछा हुआ है, आयाम तथा तरंग की परिणामी तरंग की समीकरण। हर एक क्वेश्चन यही होगा, है ना, आयाम तथा परिणामी तरंग की, परिणामी एसएचएम की समीकरण, परिणामी एसएचएम की समीकरण ज्ञात करें, समीकरण याद करें। ये क्वेश्चन बेटा पूछा हुआ है, करो जरा इसको, फटाफट कर दो। इसको बेटा मैं 1 नंबर डाल के लिख रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही बेटा 2 नंबर डाल के ये लिख रहा हूं कि अगर तरंग ऐसे दे रखी है x इक्वल्स टू 5, यहां लिखा हुआ है साइन 30 पाई टी प्लस √3 कोस 30 पाई टी, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका भी ये परिणामी एसएचएम इसने जोड़ के दे दिया तुम्हें, एक तो आयाम बताना है, एक उसकी समीकरण बतानी है। कर लो जल्दी से, ठीक है। एक तीसरा क्वेश्चन और लिख लेते हैं, बताओ क्या बनाएं। ऐसा बना लेते हैं x1 बराबर 10 साइन 2 पाई टी और x2 बराबर क्या बना लेते हैं 10 साइन 2 पाई टी प्लस 2 पाई बाई 3। लो पहले तो बात ओमेगा सबका सेम होना चाहिए ना। अच्छा बताओ फर्स्ट का आंसर बता दो, क्या लिखूं, क्या इन दोनों के बीच कलांतर 90 डिग्री है? हाँ सर, फेज डिफरेंस इनके बीच कितना है 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो बेटा आयाम अंडर में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 5। बताओ tan थीटा tan डेल्टा बराबर a2 बटा a1 4 बटा 3, तो tan थीटा बराबर 4 बटा 3 है, इसको डेल्टा बेटा कितना है 53 डिग्री, ये तो पता ही होगा ना। तो समीकरण अब क्या बनेगी,
परिणामी समीकरण बनेगी x बराबर होती क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, यही तो होती है। तो इसमें रख दो, यानी ये बनेगी 5 साइन ओमेगा, ओमेगा तो ओमेगा ही है, ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। क्या ये आंसर आ जाएगा? कोई दिक्कत ही नहीं है, कर लोगे ना? ठीक है, चलो ऐसे ही अगले में बता दो सर। अगले में इसको ओपन कर लेते हैं। x बराबर ये लिखा हुआ है 5 साइन 30 पाई टी प्लस 5 रूट 3 कॉस 30 पाई टी, कैसे लिखा हुआ है? तो वही बात सिर्फ ये है, इसमें कलांतर कितना है, एक साइन में एक कोस में है, तो बेटा फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस है 90 डिग्री। और अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री है तो बताना आयाम कितना आएगा? सर अंडर रूट में a1 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 5 रूट 3 का होल स्क्वायर। कैसे ही आएगा? तो बेटा ये आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। तो अब मुझे बता दो tan डेल्टा, tan डेल्टा कितना आएगा? सर वो आएगा 5 रूट 3 बटा 5, यानी सर वो आ जाएगा रूट 3। रूट 3 का मतलब डेल्टा सर कितना आ रहा है? डेल्टा आ रहा है 60 डिग्री, यानी π/3। बस अब समीकरण बना दो। नहीं कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? कर सकते हैं सर, बहुत ही सिंपल है ये तो। अरे ये तो वेक्टर जैसे ही है क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, चलो तीसरे में बताओ। तीसरे में बेटा ये तो अब देखो, इसका फेज इसमें 0 है और इसमें क्या है 2π/3। 2π/3 का मतलब कितना फेज डिफरेंस है? 120 डिग्री। तो जब वेक्टर की तरह सोचो, जब दोनों के आयाम समान हो, दोनों के आयाम क्या हो? समान हो, है ना, दोनों वेक्टर के परिमाण समान है और 120 डिग्री का कोण है, तो आंसर भी सेम ही आ जाता है। या तो 120 डिग्री पे सेम आता है, 90 डिग्री पे √2 गुना आ जाता है, 60 डिग्री पे √3 गुना आ जाता है। तो बेटा इसका अगर मैं आयाम लिखूंगा a, तो a तो बेटा 10 ही है। a कितना है? 10 ही है। और फेज डिफरेंस बेटा अपने पास कितना है? वो है सर 120 डिग्री। ठीक है, tan डेल्टा सर सोल्व कर लेते हैं। tan डेल्टा जो अपने पास आएगा ये होता है a2 साइन 120 डिग्री बटा a1 प्लस a2 कोस 120 डिग्री। कैसे ही लिखा जाएगा? अब बस सॉल्व कर लो। साइन 120 डिग्री, साइन 90 प्लस 30 कॉस 30, याद है, कर सकते हो, ये सॉल्व कर लो। ये बेटा बनेगा 5 रूट 3 और यहां बचेगा 5 से 5 चला जाएगा। तो बेटा डेल्टा फिर से कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो बेटा इसकी जो समीकरण बनेगी परिणामी SHM, वो क्या बनेगा? x बराबर 10 साइन 2πt प्लस π/3। ये आ चुका है बेटा आंसर। ये क्या आ चुका है? आंसर। कर दो जल्दी से। हाँ तो प्यारे बच्चों, अध्यारोपण के नियम का हम सेकंड केस कर रहे हैं। पहले केस में क्या था? दोनों समान दिशा में थे, पहला भी x में था, दूसरा भी x में था और दोनों का ओमेगा क्या था? सेम था। दूसरा केस है बेटा, दोनों लंबवत दिशा में, एक x में SHM कर रहा है, एक x में SHM कर रहा है, तो दूसरा y में SHM करेगा। दोनों का अध्यारोपण करेंगे, फ्रीक्वेंसी अभी भी दोनों की क्या है? सेम है। हालांकि ये जो केस है ये बहुत कम पूछा जाता है, मतलब एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो बहुत ही कम चांस है तुमसे पूछा जाए, लेकिन फिर भी अगर आ गया तो हमें करना आना चाहिए। तो बेटा लंबवत दिशा में सेकंड पॉइंट करके लिख दो, जब लंबवत दिशा में SHM कर रहे हो तथा ओमेगा समान हो। अध्यारोपण के नियम में ही है ये दूसरा पार्ट, जब लंबवत दिशा में SHM कर रहे हो तथा ओमेगा समान हो। ठीक है, तो बेटा पहले की जो समीकरण है वो है x बराबर वही लिखी जाती है a साइन ओमेगा टी। दूसरा y में लिखा जाएगा, तो y बराबर इसमें a1 लिखा तो इसमें a2 लिख दो। यहां लिख देते हैं साइन ओमेगा टी प्लस 5, यही तो है ना। अच्छा, तो अब हमें x और y में कोई इक्वेशन बनानी है ना? तो बेटा मैंने यहां पे थोड़ा सा इसको सजाया कहने का मतलब यहां से साइन ओमेगा टी का मान ज्ञात करूंगा तो ये आ जाएगा x बटा a1 ना। अच्छा, यहां से लिखूंगा तो यहां पे क्या बनेगा? यहां पे बेटा साइन ओमेगा टी प्लस 5 का मान ज्ञात करूंगा तो कितना आ जाएगा? y बटा a2 ना। अच्छा, ये तो साइन a प्लस बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फिर से a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, यानी साइन ओमेगा टी इंटू कोस 5 प्लस कोस ओमेगा टी इंटू साइन 5 बराबर करके बेटा क्या लिख दूं? y बटा a2। अब जहां साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है वहां पे हम क्या पुट कर सकते हैं? x बटा a1, यानी हम यहाँ पे रख सकते हैं कोस 5 इंटू एक्स बटा a1। ठीक है,
प्लस यहाँ पे बेटा क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन फाई, और कोज ओमेगा टी, कोज ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें साइन ओमेगा टी का मान पता है। तो मैंने कोज ओमेगा टी को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बराबर करके क्या लिख दूँ, y बटा a2, y बटा a2 ना। समझ रहे हो, सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, बात वही है ना। अच्छा तो अब जरा मुझे बताओ, फिर से इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ सर, इसकी जगह आप लिख सकते हो x बटा a1, यानी बेटा अब बनेगा क्या ना, बनेगा, मैं यहां लिख रहा हूं कि यहां तो चल रहा है y बटा a2 बराबर ना, यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा x बटा a1 और साथ में कोस फाई, प्लस यहां क्या बनेगा सर, यहां बनेगा साइन फाई, ठीक है, और अंडर रूट में बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा a1 का स्क्वायर। क्या पहले इस इक्वेशन को समझ रहे हो, ठीक है। अब मैं इस टर्म को इधर ले जाता हूं, ये बटा बनेगा y बटा a2 माइनस एक्स बटा a1 कोस फाई, बराबर करके ना, बराबर करके क्या चल रहा है सर, यहाँ चलेगा साइन फाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा a1 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ स्केयरिंग कर देते हैं ना, स्केयरिंग करेंगे मतलब दोनों का वर्ग लिख लेते हैं, तो बेटा यहां बनेगा y माइनस a2 माइनस एक्स बटा a1 कोस फाई का होल स्क्वायर, बराबर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर फाई, और अंडर रूट बेटा हट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा a1 का स्क्वायर। क्या ऐसा ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब बताओ इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो ये बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन a2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a1 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई, ये तो बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डरो मत, लास्ट में फॉर्मूला सिंपल सा बनेगा, उसके रिजल्ट याद रखने हैं बस, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, तो 2xy, नीचे क्या आएगा a1 a2 और साथ में कौन गुना होगा, कोस फाई, बराबर करके सर ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर फाई, है ना, साइन स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई इंटू एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताओ ये साइन स्क्वायर फाई एक्स स्क्वायर बटा a1 का स्क्वायर, ये बेटा जाएगा इधर, ये माइनस वाली टर्म में इधर जाके किस में आ जाएगी, प्लस वाली टर्म में। तो बेटा यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है वाई स्क्वायर बटा a2 का स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर बटा a1 का स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर बटा a1 का स्क्वायर, माइनस यहाँ क्या आएगा 2xy a1 a2 कॉस फाई, बराबर करके क्या बचा हुआ है, ये टर्म तो बेटा अकेली बची हुई है साइन स्क्वायर फाई। मतलब लास्ट में जो चमचमाता हुआ फॉर्मूला बनेगा बेटा, जो सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा, जो देखने में भी सिंपल सा ही लग रहा है, वो क्या होगा बेटा, देखो जरा इसको ध्यान से, डब्बे में मैंने बंद कर दिया इसको। क्या याद रखना है, अगर दो लंबवत एसएचएम आपस में अध्यारोपण करते हैं तो बेटा फॉर्मूला क्या बनता है, वाई स्क्वायर बटा a2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा a1 का स्क्वायर माइनस 2xy बटा a1 a2 कोस फाई बराबर साइन स्क्वायर फाई। ये कुछ ऐसा याद रखना है अभी, है ना। पहले इतना लिखो, रिजल्ट आते हैं अभी, इतना लिख दो बेटा, ठीक है, पोस्ट करके बेटा इसको लिख लेना ना। अब देखो, अब इसके स्पेशल केस बेटा हम लिख रहे हैं, स्पेशल वा केस ना, बस उसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। यहां लिख रहा हूं मैं स्पेशल केस। स्पेशल केस में बेटा पहला अपने पास क्या है कि अगर फेज डिफरेंस जीरो, भाई दोनों एसएचएम तो कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं, लेकिन फेज डिफरेंस जीरो, फेज डिफरेंस मतलब पहला भी मूल बिंदु से एसएचएम करना प्रारंभ करता है मध्य स्थिति से, दूसरा भी मध्य स्थिति से प्रारंभ करता है। ऐसा नहीं है कि पहला मध्य से कर रहा है दूसरा चरम बिंदु से कर रहा है ना, तो फिर फेज डिफरेंस 90 हो जाएगा। अभी फेज कितना है, 0 डिग्री। तो बताओ इसमें फाई का मान 0 रख दो, फाई का मान 0 रखोगे तो क्या बचेगा, ये बेटा बचेगा इक्वेशन में वाई स्क्वायर बटा, लो एक्स स्क्वायर से स्टार्ट कर लेते हैं, बताओ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बटा a1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा a2 का स्क्वायर, और यहां पे मुझे बताना माइनस 2xy कोस 0 कितना हो जाएगा, 1 बटा a1 a2 बराबर करके 0 साइन 0 0 ना। तो ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी बेटा इसको मैं लिख सकता हूं x बटा a1 माइनस वाई बटा a2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यही तो बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो भाई इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x बटा a1 बराबर y बटा a2, तो समीकरण क्या बनेगी, y बराबर a2 बटा a1 इंटू एक्स। ये समीकरण बनी y और x में।
ठीक है, ये समीकरण किसमें बन गई, y और x में। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि y और x का ग्राफ कैसा बनेगा, तो वो बेटा बनेगा सरल रेखा ना। तो y की घात 1 x की घात 1, तो y समानुपाती क्या आ गया x के, और ये क्या बनेगी उसकी स्लोप, तो स्लोप बराबर क्या आएगा a2 बटा a1। चलो पहले इतना लिखो बेटा, ठीक है। तो मतलब ये कैसा बनेगा, सरल रेखा। इनका अध्यारोपण होने के बाद इनका ग्राफ या इनकी समीकरण किसके जैसी दिखाई देती है बेटा, सरल रेखा के जैसी, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो अब जरा मुझे बताओ, अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो अपने पास, पहले केस में 0 डिग्री थी, दूसरे केस में बेटा कितनी है 90 डिग्री। तो बता दो, मैं यहां पे लिख रहा हूं दूसरा केस, जब फेज डिफरेंस कितना है 90 डिग्री। बताओ 90 डिग्री है तो बेटा क्या बनेगा, वहां पे cos 90 जीरो हो जाएगा, यानी यहां बेटा बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन a1 का स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a2 का स्क्वायर बराबर 1, ये बचेगा। तो वाला एक्स और वाई में इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स और वाई में इक्वेशन बनेगी दीर्घवृत्ताकार पथ की। ये दीर्घवृत्ताकार पथ का ग्राफ जैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। और अगर ए और बी दोनों समान है, दोनों के आयाम समान है, ए ही है, तो बेटा ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये किसके जैसा दिखाई देगा, सर्कल के जैसा। तो बस ये दो केस हमें याद रखने हैं कि सर्कल कब बनेगा, 90 डिग्री पे सर्कल बन सकता है अगर आयाम समान हो, और सरल रेखा कब बनेगा 0 डिग्री पे, बस। हाँ तो बेटा अब हम बात करेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग गुटका निकाय। ठीक है, पहले हेडिंग डाल के लिख दो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ना। इसमें बेटा हम ये सीखेंगे कि चाहे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, चाहे कोई और दूसरा निकाय है, उसका आवर्त काल ज्ञात करने का क्या प्रोसीजर होता है, मतलब कौन कौन से स्टेप होते हैं बेटा जिसको अपने को फॉलो करना होता है आवर्त काल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अच्छा तो इसमें बेटा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है ये अपने पास क्षैतिज सतह पे भी रखा हो सकता है, या फिर वो ऊर्ध्वाधर सतह पे भी लटकाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क आता है। जैसे अब ध्यान से समझो, सबसे पहले हम करेंगे कि जब वो क्षैतिज सतह पे रखा गया हो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कहां पे रखा गया हो, क्षैतिज सतह पे, क्षैतिज सतह पे। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा हर पॉइंट को, क्योंकि ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ये फिर जब बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। भाई अपने पास क्या है कि एक क्षैतिज सतह पर, एक क्षैतिज सतह पर हमने एक के कांस्टेंट वाला जो है वो एक स्प्रिंग लगा रखा है, उसके साथ m द्रव्यमान जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इस m द्रव्यमान पर F बल लगाते हैं, एक नियत बल लगाता हूं मैं इस पे आगे 2 न्यूटन 10 न्यूटन ना। तो इस पे बल लगाऊंगा तो ये बेटा किधर जाएगा, ये आगे जाएगा ना, ये कहां जाएगा, आगे जाएगा ना। अभी जैसे ही अब हमने बल लगाना स्टार्ट किया, क्या ये साम्यावस्था में है, नहीं, साम्यावस्था तो तब आती है जब दोनों आगे लगने वाला बल और पीछे लगने वाला बल बराबर हो जाते हैं ना। जैसे जैसे मैं इस पे बल लगाता जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं इस पे बल लगाता जा रहा हूं, तो बेटा पीछे की ओर स्प्रिंग खुल रहा है, तो पीछे की ओर कौन सी फोर्स आ रही है, स्प्रिंग फोर्स आ रही है। मान लेते हैं x नोट दूरी तय करने के पश्चात इस पे आगे लगने वाला बल यानी F और इस पे पीछे लगने वाला यानी स्प्रिंग बल, ये दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये इसकी है बेटा स्थायी साम्यावस्था की स्थिति। ये इसकी क्या है, स्थायी साम्यावस्था की स्थिति, इक्विलिब्रियम पोजीशन ना। तुम इसको इसकी माध्य स्थिति भी बोल सकते हो। ये तुमने उसको कहां पे लिया, इसकी माध्य स्थिति पर, माध्य स्थिति पर ना। पहले यहां तक बात समझ रहे हो कि हमने एक बल लगाया, स्प्रिंग बल बढ़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग बल जो होता है वो बेटा होता है अपने पास k इंटू एक्स, माइनस आगे लगता है। तो जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे स्प्रिंग बल भी बढ़ेगा। तो पहला पॉइंट अपने पास क्या होता है, पहला पॉइंट अपने पास होता है कि उस वस्तु की, उस कण की माध्य स्थिति ज्ञात करो। ये माध्य स्थिति आ गई है ना, और स्प्रिंग जो है वो इतना जो है इतना आगे बढ़ गया ना, इतना जो है वो आगे खुल गया, कितना खुल गया, ये x नोट। अच्छा अब अपने पास प्रोसीजर क्या होता है, पहला माध्य स्थिति ज्ञात करो, मैं यहां पे प्रोसीजर भी लिख रहा हूं ना, कि आवर्त काल ज्ञात करने का, आवर्त काल कैसे ज्ञात किया जाता है। पहला स्टेप क्या होता है, माध्य स्थिति ज्ञात करें, माध्य स्थिति ज्ञात करें।
और माध्य स्थिति ज्ञात करने के बाद बल की समीकरण लिखें, है ना, बल की समीकरण। बल की समीकरण लिखने का मतलब जैसे मुझे बताओ इसमें आगे तो लग रहा है एफ बल, पीछे बेटा लग रहा है के एक्स नोट, है ना। एक्स कहां से होती है मुझे बताओ, स्प्रिंग बल में एक्स कहां से दूरी होती है, उसकी प्राकृतिक लंबाई से, प्राकृतिक लंबाई से कितना खींचा गया है, एक्स नोट। तो एफ बराबर क्या लिख दूं, के एक्स नोट। तो यहां से अगर मैं तुमसे पूछूं एक्स नोट कितना है, तुम लिख दोगे सर एफ बाई के। क्या लिख दोगे, एफ बाई के, यही तो है ना। अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या होता है कि इसकी माध्य स्थिति से इसको अल्प विस्थापित किया जाता है, किधर भी कर लो, राइट साइड कर लो या लेफ्ट साइड कर लो। तो दूसरा पॉइंट बेटा क्या होता है, माध्य स्थिति से अल्प विस्थापन, माध्य स्थिति से अल्प विस्थापन, फिर उस पे बेटा कौन सी समीकरण है, फिर उस पे बल की समीकरण, फिर उस पे बल की समीकरण। और वो जो समीकरण है, बल की समीकरण लिखने के बाद वो जो समीकरण है वो किसके जैसे बननी चाहिए, वो बननी चाहिए एफ बराबर माइनस के एक्स के जैसी। किसके जैसी बननी चाहिए, एफ बराबर माइनस के एक्स के जैसी। ये बनेगी तो फिर एफ को क्या लिखेंगे, एम ए बराबर माइनस के एक्स। तो बेटा यहाँ पे ए का मान क्या आ जाएगा, माइनस के बटा एम इंटू एक्स। और ये अपने पास क्या बनता है, ये अपने पास बनता है ओमेगा स्क्वायर। ये 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं ना। तो अब हमने क्या किया, हमने इसको और आगे विस्थापित किया, कितना विस्थापित कर दिया, एक्स यहां पे ले ना। एक्स विस्थापन करूंगा तो आगे तो बेटा नियत बल एफ लग ही रहा है, लेकिन अब पीछे जो है, पीछे लगने वाला स्प्रिंग बल जो है वो क्या हो गया, वो बढ़ गया या घट गया, बेटा वो बढ़ गया, क्योंकि अब उसकी लंबाई बढ़ गई, एक्सटेंशन बढ़ गई, विस्तार उसका बढ़ गया। यानी अब इस पे अगर मैं नेट फोर्स लिखूंगा, है ना, इस पे अगर मैं नेट फोर्स लिखूंगा तो बेटा इस पे अब नेट फोर्स लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एफ नेट बराबर, आगे लग रहा है एफ, पीछे लग रहा है एफ एस, तो एफ माइनस एफ एस। अच्छा एफ एस कितना हो चुका है सर, एफ एस हो चुका है माइनस के। मुझे बताओ प्राकृतिक लंबाई से उसका कितना विस्तार हो गया, वो सर हो गया एक्स नोट प्लस एक्स। तो बेटा वो यहां पे हो चुका है एक्स नोट प्लस एक्स। यानी बेटा मैं यहां पे एफ नेट का आंसर क्या लिखूंगा, एफ नेट बराबर एफ माइनस एफ एस। एफ एस क्या है बेटा, के एक्स नोट प्लस एक्स। यहां तक क्लियर है ना। तो बेटा एफ नेट का आंसर क्या आएगा, एफ नेट बराबर एफ माइनस के एक्स नोट माइनस के एक्स। क्या यहीं तक ही आएगा ना। अच्छा मुझे बताओ ये एफ बराबर के एक्स नोट था, यानी एफ बराबर के एक्स नोट था, तो एफ और के एक्स नोट तो कट जाएंगे, यानी नेट फोर्स इस पे कितनी आ जाएगी, वो बेटा आ जाएगी माइनस के एक्स। तो बेटा आ चुका है, क्या एफ बराबर माइनस के एक्स का फॉर्म बन गया। आज यहां पे के कौन है, के बेटा इस फॉर्मूले है स्प्रिंग कांस्टेंट। आज यहां पे के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। यानी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जो के आ जाता है, जो हम लिखते हैं ना 2 पाई इन रूट में एम बाई के, वो के एक्चुअली में क्या बनता है, वो स्प्रिंग नियतांक ही हो जाता है। सिर्फ उस केस में, हर केस में नहीं। यानी टाइम पीरियड का बेटा आंसर लिखूंगा तो लिख दूंगा 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के यहां पे ये कौन सा है, स्प्रिंग कांस्टेंट। कुछ बात समझ रहे हो ना, कि यानी अपने पास एक प्रोसीजर क्या होता है कि पहले एक बल लगा के उसको साम्यावस्था पे लाया जाता है, साम्यावस्था पे लाने के बाद उसको अल्प विस्थापन किया जाता है, अल्प विस्थापन करने के बाद उस पर बल की समीकरण लिखी जाती है। बल की समीकरण लिखोगे तो लास्ट में वो अपने आप ही एफ बराबर माइनस के एक्स की फॉर्म में आ जाएगा। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में के क्या होता है, के होता है बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इसमें खास बात ध्यान रखने वाली क्या है कि ये जो आवर्त काल है, आवर्त काल के फॉर्मूले में कहीं पे एफ बल आ रहा है क्या, ये जो हमने एफ बल लगाया था स्टार्टिंग में, नियत बल, ये आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। यानी आवर्त काल का मान उस नियत बल के मान पे निर्भर नहीं करता। यहां पे चाहे मैं 10 न्यूटन लगाऊं चाहे 50 लगाऊं, वो इस पे निर्भर नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में आवर्त काल का मान जो है वो बल अगर नियत है तो वो समान ही रहता है, हर केस में आंसर यही आएगा। अगर बल नियत है तो हर केस में आंसर क्या आएगा, यही आएगा। पहले इतना लिखो बेटा, पहले यहां तक लिख दो, यहां तक लिख दो, पॉज करके लिखना बेटा इसको। ठीक है, अब देखो समझो, मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं। यदि स्प्रिंग ब्लॉक निकाय पर
बल नियत है, बल नियत है तो आवर्त काल का मान समान रहता है, तो आवर्त काल का मान समान रहता है, समान रहता है ना। क्योंकि अब ये अगर अपने को पता लग गया तो अपने 2-3 क्वेश्चन तो बेटा ऐसे ही हो गए ना। चलिए अब जरा करते हैं कि अगर वो ऊर्ध्वाधर स्थिति में लटकाया गया हो, यानी वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, तुम खुद ही मुझे आंसर बताओगे। मुझे बताओ कि अपने पास क्या है, अपने पास एक ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग के साथ बेटा ये m द्रव्यमान लटका रखा है, ठीक है। उसने इसका k स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसने पूछा कि भाई इसका आवर्त काल क्या होगा ना। अब इस पे कौन सा एक नियत बल लग रहा है? सर इस पे एक बल नियत जो लग रहा है, जो उसी टाइम लगेगा, वो लगेगा mg ना। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर इस m ब्लॉक पे क्या लगेगा? mg लगेगा। ये mg बल कांस्टेंट है, वेरिएबल है? सर ये तो कांस्टेंट है। तो बेटा अगर ये नियत बल लग रहा है, अगर ये नियत बल लग रहा है तो सीधी सी बात है कि भाई इसका आंसर भी वही आएगा, t बराबर 2 पाई इंटू m बाई के। सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, कर सकते हैं, करेंगे भी, लेकिन अगर ये कांस्टेंट बल है तो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, बस इसमें फर्क क्या है, इसमें वो F की जगह क्या आ गया? mg आ गया। अब मुझे बताओ कि अभी जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो mg की वजह से किधर जाएगा? नीचे जाएगा। अच्छा, कुछ इसमें मान लेते हैं साम्यावस्था पे, मान लेते हैं x नोट दूरी तय करने के बाद, यानी स्प्रिंग जब x नोट खुल जाएगा, मान लेते हैं यहां से x नोट नीचे आ गया ना, x नोट दूरी तय करने के बाद ये साम्यावस्था में आ गया। साम्यावस्था में आने का मतलब क्या है कि mg अभी नीचे है और स्प्रिंग बल किधर आ गया? ऊपर। स्प्रिंग बल बेटा कितना आएगा? kx नोट। स्प्रिंग बल ऊपर कितना आ जाएगा? kx नोट। और साम्यावस्था की स्थिति पे जो अपने पास बल की समीकरण बनती है वो क्या बनेगी बेटा? मैं अब पहली इक्वेशन क्या लिखूं? पहली इक्वेशन तो मैं लिख सकता हूं कि भाई mg बराबर kx नोट है, पहले ये लिख देना है। अभी अपना स्टेप अपने चालू होगा। दूसरा स्टेप क्या है? इसको इसकी साम्यावस्था की स्थिति से और थोड़ा सा अल्प विस्थापित किया जाता है। मान लेते कितना कर दिया? x कर दिया, है ना। इसको अल्प विस्थापित करके x करके छोड़ेंगे तो ये अब ऊपर नीचे करता रहेगा। किसके सापेक्ष में करेगा? अपनी साम्यावस्था की स्थिति के सापेक्ष में, समझ रहे हो? चलो, अब इसका मतलब अब इसमें जो कुल विस्तार है वो प्राकृतिक लंबाई से, भाई स्प्रिंग में कभी भी विस्तार देखते हैं तो कहां से देखते हैं? प्राकृतिक लंबाई से। तो मुझे बताओ अब कुल विस्तार इसका प्राकृतिक लंबाई से कितना हो गया? सर वो हो गया x प्लस एक्स नोट। कितना हो गया? x प्लस एक्स नोट। अच्छा, अब इस पे कौन कौन से बल लग रहे हैं? सर mg तो अभी भी किधर लग रहा है? नीचे। अच्छा, स्प्रिंग बल किधर लग रहा है? ऊपर ना। लेकिन आज स्प्रिंग बल का मान mg से क्या हो गया? ज्यादा हो गया ना। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस पे स्प्रिंग बल कितना लग रहा है, तो बेटा इस पे अब मैं यहां पे चलो ऐसे लिख लेता हूं, अल्प विस्थापन करने के बाद, अल्प विस्थापन करने के पश्चात बल की जो समीकरण अब लिखी जाएगी, नेट फोर्स, तो बेटा वो नेट फोर्स क्या लिखी जाएगी? वो लिखी जाएगी mg माइनस fs, mg माइनस fs, है ना, स्प्रिंग फोर्स ना। तो अब जरा मुझे बताओ एफ नेट का आंसर अब मैं क्या लिखूं? वो बेटा लिख दो mg माइनस स्प्रिंग बल, वो है kx प्लस एक्स नोट, kx प्लस एक्स नोट। तो अब मुझे बताओ, थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। एफ नेट बराबर mg माइनस के एक्स नोट। भाई mg और के एक्स नोट तो क्या थे? बराबर थे, तो ये तो दोनों कट जाएंगे। नेट फोर्स अपने पास क्या आ गई? माइनस के एक्स। तो बेटा ये जो नेट फोर्स माइनस के एक्स आ गई, यानी F जो है वो किसके समानुपाती आ गया? माइनस एक्स के। इसका मतलब ये फिर से कौन सी समीकरण बनेगी? सरल आवर्त गति की। इसमें K जो है स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया, तो बेटा टाइम पीरियड का आंसर क्या आ गया? 2 पाई अंडर रूट में m बाई के। तो देखो आंसर वही है, और मैंने तो तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था कि आंसर वही आना था। क्यों? क्योंकि mg नियत बल लग रहा है। तो आवर्त काल का मान नियत बल पे निर्भर नहीं करता, वो हर केस में क्या रहता है? सेम ही रहता है। पहले इतना लिख दो, यहां तक लिख दो। मतलब यहां पे बेटा अब तुम्हें दो बातें समझ में आ जानी चाहिए कि एक तो प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर होता है कि पहले साम्यावस्था की स्थिति पे बल की समीकरण लिखते हैं, फोर्स की इक्वेशन, फिर उसको अल्प विस्थापित करते हैं थोड़ा सा नीचे, फिर उस पर फिर से बल की इक्वेशन लिखते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि वो जो पहले समीकरण लिखी होती है वो कट जाते हैं और अपने पास F बराबर माइनस के एक्स का फॉर्म आ जाता है, तो हम यहाँ पे आवर्त काल लिख पाते हैं।
ये हर क्वेश्चन में होगा एसएचएम के, चाहे हम पानी के अंदर पेंडुलम को ले जाएं, चाहे हम एक बेलन को ले जाएं पानी के अंदर, उस पर उत्प्लावल बल लगेगा, उसमें भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, बस नियत बल अगर लग रहा है तो फोर्स का आंसर चेंज नहीं होता। तो फोर्स चेंज होने से चेंज क्या हो गया मुझे बताओ। पहले केस में बल F था, इस केस में mg है, तो परिवर्तन कहां पे आता है? परिवर्तन आता है बेटा उसकी साम्यावस्था की स्थिति पे। अब साम्यावस्था की स्थिति कितनी प्राप्त हो रही है बेटा नीचे, वो क्या तुम x नोट बता सकते हो? x नोट यहां पे कितना आएगा? x नोट यहां पे कितना आएगा? x नोट आएगा बेटा mg/k। साम्यावस्था कितनी नीचे प्राप्त हो रही है? mg/k पे। पहले केस में कहां पे आती है? F/k पे। तो बल बदल गया तो साम्यावस्था की स्थिति भी बदल जाएगी। ठीक है, तो अब बेटा तुम्हें एक बात याद रखनी है कि अपने पास ये जो डायग्राम मैं यहां पे बनाऊंगा उन सबके टाइम पीरियड का आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। यानी अब तुम याद रख सकते हो भाई इस सिस्टम का टाइम पीरियड, ठीक है, इस सिस्टम का टाइम पीरियड, इस सिस्टम का टाइम पीरियड, इस सिस्टम का टाइम पीरियड, सबके टाइम पीरियड तुम लिखते रहो, सबके टाइम पीरियड साथ साथ लिखते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस सिस्टम का टाइम पीरियड देखो, अब इन दोनों का आंसर क्या आता है? सर इन दोनों का आंसर वही आता है t बराबर 2π√m/k, यही आता है। अच्छा इसका आंसर भी वही आता है t बराबर 2π√m/k। क्यों? क्योंकि इस पे भी कांस्टेंट फोर्स ही लग रही है। मुझे बताओ इस पे इस दिशा में एक बल लगेगा जिसकी वजह से स्प्रिंग खिंचाएगा, वो बल कौन सा लगेगा? वो सर लगेगा mg sin थीटा। क्या ये जो बल लग रहा है ये नियत है? हाँ ये नियत है। तो जब नियत बल लगता है तो टाइम पीरियड का आंसर चेंज नहीं होता, वो वही होएगा ना। अच्छा इसमें दो द्रव्यमान हमने लटका दिए m1 m2, तो फिर क्या हो गया भाई? यहां पे m जो होता है वो जो ऑसिलेट कर रहा है पार्टिकल, जो वस्तु जो दोलन गति कर रही है उसका द्रव्यमान लिखा जाता है। आज ये दोनों करेंगे तो t बराबर क्या लिख दूंगा? t बराबर लिख दो 2π में m1 प्लस m2 बटा के। इसमें क्या दिक्कत है? टोटल मास ही हो गया। हाँ तो बेटा अब मुझे इस क्वेश्चन में बताओ कि इस क्वेश्चन में इसका आवर्तकाल क्या होगा ना। भाई यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इस गुटके पर आवेश Q है, द्रव्यमान M, और यहाँ पे बेटा मैंने विद्युत क्षेत्र लगा रखा है E, है ना। तो पहले मुझे बताओ कि भाई इस पे बल आगे की ओर कितना लगेगा? सर आवेश प्लस का है तो बल भी आगे की ओर लगेगा, कितना लगेगा? सर Q × E। अच्छा ये बल कांस्टेंट है, वेरिएबल है बेटा, ये तो कांस्टेंट है, नियत है। तो जब इस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो टाइम पीरियड का आंसर तो फिर चेंज नहीं होता। यानी इसका जो टाइम पीरियड का बेटा फॉर्मूला आएगा ये अपने पास आएगा t बराबर 2π में m/k। आंसर सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आवर्तकाल का मान अगर बल नियत है तो आवर्तकाल का मान क्या रहता है? 2π में m/k। अच्छा एक और बेटा पॉइंट याद रखना कि अपने पास ना एक इस टाइप का अगर निकाय आ जाए, यानी अपने पास दो गुटके और दोनों के बीच में स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, m1 m2 द्रव्यमान है, दोनों के बीच में स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? K, और दोनों गुटके जो है वो गति करने के लिए स्वतंत्र है। तो भाई इसका जो टाइम पीरियड का आंसर आता है वो अपने पास आता है 2π में m/k। m की जगह यहां पे आता है बेटा μ/k। क्या आता है? μ/k। म्यू को बेटा यहां पे बोला जाता है रेड्यूस्ड मास। क्या बोला जाता है? रेड्यूस्ड मास ना। और म्यू का बेटा मान अपने पास कितना होता है? वो होता है m1 m2 बटा m1 प्लस m2। तुम लोगों ने सीखा होगा, है ना। तो बेटा म्यू का मान हम यहाँ पे रख सकते हैं। म्यू का मान रखूंगा तो बताना बेटा टाइम पीरियड का आंसर क्या आएगा? 2π में m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू k, ये आ जाएगा टाइम पीरियड का आंसर। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये अपने को याद रखने हैं कि ऐसे ऐसे हो जाता है।
चलो अब बेटा आगे जो है वो हमें पढ़ना है स्प्रिंग का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। स्प्रिंग भी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जुड़े होते हैं ना। तो मैं यहां पे बेटा लिख रहा हूं हेडिंग डाल के कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का संयोजन। ठीक है, तो उसमें एक नंबर डाल के लिखो बेटा श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या लिख दें? सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में बेटा वो तुम्हें ऐसे दिखाई देंगे कि ये पहला स्प्रिंग जुड़ा हुआ है मान लेते हैं, ये दूसरा स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़े हुए है ना। ये है स्प्रिंग नियतांक K1, ये है K2 और ये है m द्रव्यमान। अब ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं? सीरीज में, है ना। अच्छा अगर ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, पहले पॉज करके लिख लेना बेटा, पॉज करके इनको लिख लिया करो भाई। ऑनलाइन का यही तो फायदा होता है, जब चाहे आगे कर लो, जब चाहे पीछे कर लो, फास्ट कर लो, स्लो कर लो, पॉज कर लो, अपनी मर्जी से चलते हैं हम लोग, है ना। चलो अच्छा बताओ भाई, अगर मैं इस पे फोर्स F लगाऊं, अगर मैं इस पे बल F लगाऊं, मान लेते हैं F बल लगा के इसको X खींच लिया, X खींचने पे ये किस पे आ गया? साम्यावस्था में आ गया ना। तो अगर मैं इसको X खींचूंगा तो ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग कितना कितना खुलेंगे? क्या ये X और X खुलेंगे? नहीं, ये कुछ अलग खुलेगा x1, ये कुछ अलग खुलेगा x2। तो मैं मान लेता हूं कि पहला स्प्रिंग जो है वो खुला हुआ है x1, दूसरा स्प्रिंग बेटा कितना खुला है? x2। वो बात अलग है कि दोनों मिला के x1 प्लस x2 मिला के किसके बराबर आएगा? x के बराबर। यानी ये चीज अपने को पता है कि x बराबर क्या होगा? x1 प्लस x2। ये बात समझ रहे हो ना। अब मुझे बताओ कि जैसे मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो इस पे स्प्रिंग फोर्स किधर आएगी? पीछे आएगी। स्प्रिंग फोर्स इस पे किधर आएगी? पीछे, है ना। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो स्प्रिंग बल दोनों में समान होगा। जैसे श्रेणी क्रम में याद है तुम्हें, जैसे धारा समान रहती है, तो आज इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो समान रहेगी? वो रहेगा बल, जो दोनों में आएगा ना। यानी मैं यहां पे लिख देता हूं कि श्रेणी क्रम में, सीरीज में बल समान रहता है, बल समान रहता है। कहने का मतलब अगर पहले का बल मैं F लिखूंगा या इसका F लिखूंगा तो बेटा वो लिख दूंगा K1 X1, दूसरे का भी फोर्स F लिखूंगा तो वैल्यू क्या लिख दूंगा? K2 X2। K1 अलग है, K2 अलग है, X1 अलग है, X2 अलग है ना। अच्छा इन दोनों स्प्रिंग को हटा के हम जो एक स्प्रिंग लगाएंगे वही तो अपने पास एक K इक्विवेलेंट बनेगा, वही तो अपने पास इसके इक्विवेलेंट तुल्यांकी स्प्रिंग है, और उसको भी हम किससे जोड़ेंगे? m द्रव्यमान से। उसमें भी उतना ही बल आएगा जितना बल इन दोनों को मिला के आता है, F आता है ना। अच्छा इसमें भी खिंचाव कितना आएगा? x आएगा। यानी यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? F बराबर K इक्विवेलेंट इंटू x। यानी मैं यहां पे बेटा स्प्रिंग बल का फॉर्मूला बना रहा हूं कि भाई जब स्प्रिंग आपस में श्रेणी क्रम में होते हैं तो K इक्विवेलेंट कैसे ज्ञात किया जाता है। अब मुझे बताओ x बराबर x1 प्लस x2 लिखा जाता है, यहां से x का मान ज्ञात करूंगा तो क्या आ जाएगा? F बटा K इक्विवेलेंट, है ना। माइनस लिख सकते हो, लो स्प्रिंग बल है सर, माइनस लगा देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस लगा दो। तो माइनस F बटा K इक्विवेलेंट, यहां क्या लिखूं? F बटा K1 माइनस F बटा K1 माइनस F बटा K2। तो बेटा फॉर्मूला क्या बन रहा है? 1 बाई के इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। आंसर आ चुके हैं, आंसर आ गया। श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ते हैं स्प्रिंग? सर प्रतिरोधों के समांतर क्रम के जैसे ही। जो प्रतिरोधों का समांतर क्रम होता है वो इसका श्रेणी क्रम होता है, समझ रहे हो, है ना। तो इसका मतलब अब जो टाइम पीरियड लिखा जाएगा बेटा, टाइम पीरियड ऐसा लिखा जाएगा T बराबर 2 पाई अंडर रूट में m बाई के इक्विवेलेंट, m बाई के इक्विवेलेंट, और के इक्विवेलेंट यहां से आएगा। इतनी बात समझ रहे हो, है ना। इतना लिखो पहले बेटा, इसको लिख दो। चलो ना, अब बेटा आगे लिखो। श्रेणी क्रम के बाद क्या लिखोगे? समांतर क्रम संयोजन। तो बेटा दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन,
समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन में क्या है, अब इसमें x समान रहेगा और f बदल जाएगा ना। देखो इसका जो डायग्राम बनेगा, पहले डायग्राम बनाते हैं कि कैसे बनेगा। डायग्राम बेटा इसका कुछ ऐसे बन जाएगा। ये पहला स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, ये दूसरा स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, ऐसे एम द्रव्यमान ना। ये है K1, ये है K2। अब अगर बेटा मैं इसको x आगे खींचूं, अगर मैं बल लगा के x आगे इसको विस्थापित करूं, तो ये भी x खुलेगा और ये भी x खुलेगा, क्योंकि एम द्रव्यमान डायरेक्टली इन दोनों स्प्रिंगों से जुड़ा हुआ है ना। तो इसमें भी बेटा x1 आएगा, इसमें एक्सटेंशन कितना आएगा x, इसमें भी कितना आएगा x, यानी यहां पे x तो दोनों में क्या रहेगा सेम, बट फोर्स जो है, बल जो है वो दोनों में क्या रहेगा अलग अलग, डिफरेंट। इसमें F1 बल आएगा, इसमें F2 आएगा। ये बात समझ रहे हो ना। हमने इस पे जो बल लगाया वो तो बेटा कितना था, वो तो F बल लगा, F बल लगा के इसको X खींचा ना। अच्छा तो अब मुझे बताओ कि भाई F1 अगर लिखूं है ना, F1 लिखूं इसका, तो F1 लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा K1 इंटू एक्स। अगले का F2 लिखूं तो क्या लिख दूंगा K2 इंटू एक्स। दोनों को हटा के एक ही स्प्रिंग बनाएंगे तो उसका बल F होगा, वो क्या लिख दूंगा K इक्वलेंट इंटू एक्स। नेगेटिव साइन तो आगे है ही, तो बेटा F जो है ना, इसमें F जो है वो किसके बराबर है F1 प्लस F2 के। भाई यहाँ पे जो दोनों स्प्रिंग बल लगेंगे F1 F2 वो किसके बराबर होगा, F के बराबर होगा ना। साम्यावस्था पे यही तो होता है। तो मुझे बताओ कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, F का मान क्या लिख दूँ सर, वो लिख दूँ माइनस K इक्वलेंट इंटू एक्स, और यहाँ पे माइनस K1 इंटू एक्स माइनस K2 इंटू एक्स। एक्स ने एक्स को मार दिया, पहले फॉर्मूला बन गया K इक्वलेंट बराबर K1 प्लस K2। बस पहले तो ये फॉर्मूला ही देखना है। तो कहने का मतलब उसमें समांतर क्रम के जैसा और इसमें श्रेणी क्रम के जैसा आंसर आता है, ठीक है ना। अच्छा तो ये भी डायग्राम याद रखना कि अगर कई बार ऐसे डायग्राम बना हो, बता ही दो तुम मुझे। ऐसे K1 K2, मतलब एम द्रव्यमान जो है वो K1 K2 के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इधर K1 इधर K2 है। बताओ ये दोनों स्प्रिंग किस में है, सीरीज में है पैरेलल में? बताओ किस में, सीरीज में पैरेलल में? सर सीरीज में ही तो है, दिखाई दे रहे। अबे बावलो ये पैरेलल में है। किस में? ये पैरेलल में। क्यों? पैरेलल की कहानी क्या होती है कि भाई विस्तार जो है या खिंचाव जो है वो समान रहता है। अगर तुम इसको x विस्थापित करोगे, अगर तुम इस द्रव्यमान को x विस्थापित करोगे तो x खुल जाएगा, x बंद हो जाएगा, यानी दोनों में जो चेंज आएगा वो तो x का ही आएगा। और अगर x दोनों में विस्तार या चेंज जो है वो सेम रहता है, बल अलग लगाएंगे क्योंकि ये K1x होगा, ये K2x होगा, तो दोनों में x जो है वो सेम आएगा। इसका मतलब ये दोनों किस में है, ये सर दोनों पैरेलल में है। ये किसका डायग्राम है, समांतर क्रम संयोजन का। तो इसमें भी K इक्वलेंट कितना आएगा सर, K1 प्लस K2 आएगा। टाइम पीरियड क्या लिखूंगा, टाइम पीरियड लिख दूंगा 2 पाई अंडर रूट में m बटा K इक्वलेंट। K इक्वलेंट क्या लिखूंगा, K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। समझ रहे हो इस बात को? पहले लिख दो। ठीक है, चलो पॉज करके बेटा इसको लिख लेना। हम जरा आगे क्वेश्चन करते हैं ना। क्वेश्चन सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, पहले मुझे बताते रहना। तुम्हें टाइम पीरियड बताना है। तुम्हें बेटा क्या बताना है, टाइम पीरियड। टिचुक 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 एम द्रव्यमान K है ना। फटाफट आंसर लिखते रहना बस आवर्त काल का। इससे इजी क्वेश्चन तुम्हें कोई नहीं मिल सकते। जितने ज्यादा स्प्रिंग लगे होंगे मतलब वो क्वेश्चन उतना ही आसान है, वो क्वेश्चन उतना ही आसान है।
चलिए चलिए बेटा फटाफट सबके आंसर लिख दो। देखो अब ये अपने पास क्या बनेंगे, मुझे बताओ। ये KO2 के किस में है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में तो बेटा K इक्विवेलेंट कितना बनेगा? K इक्विवेलेंट बन जाएगा 2K/3, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। श्रेणी क्रम में आंसर किसके जैसा लिखना है? समांतर क्रम के जैसा ना। अच्छा तो टाइम पीरियड का आंसर सर, टाइम पीरियड होगा T बराबर 2 अंडर रूट में m/K इक्विवेलेंट। K इक्विवेलेंट कितना है? 2K/3। आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है ना। अच्छा इसमें बताओ K2K किसमें जुड़ा हुआ है? समांतर क्रम में। तो K इक्विवेलेंट का आंसर कितना आ जाएगा सर? दोनों को जोड़ दो, 3K। टाइम पीरियड का आंसर आ गया 2 अंडर रूट में m/3K। फर्क ही नहीं है ना। अच्छा इसमें ये दोनों तो सर समांतर क्रम में है, इनका तो आ गया 2K सर किस में है सर? ये श्रेणी क्रम में होंगे, तो 2K का हो जाएगा K, यानी टाइम पीरियड का बेटा आंसर आ गया 2 अंडर रूट में m/K ना। अच्छा सर ये फिर से दोनों समांतर क्रम में, तो K और K का तो क्या हो गया? 2K। ये 2K और ये 2K किस में? ये भी समांतर क्रम में है, ये भी समांतर क्रम में। अरे भाई एक ऊपर स्प्रिंग एक नीचे है, बीच में द्रव्यमान है, तो इसका K इक्विवेलेंट हो गया 4K। तो टाइम पीरियड का आंसर क्या लिख दूं? 2 अंडर रूट में m/4K। क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर, समझ रहे हो? चलो यहां तक लिख दो। हो जाएंगे, पॉज करके लिख लेना। आप देखो प्यारे बच्चों आगे, अब देखो अपने पास ना स्प्रिंग के कटने के भी क्वेश्चन आते हैं कि स्प्रिंग को हमने 2:3 में काट दिया, 2:3 में काटने के बाद बताओ उनका नया टाइम पीरियड कितना है, नया K कितना है, नया K कितना है ना। तो पहले तो यहां पे ध्यान दो है ना कि भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाई जैसे ये स्प्रिंग के साथ एक गुटका लगा हुआ है, K नियतांक का स्प्रिंग है, हम इसको F बल से खींचते हैं, F बल से खींचते हैं तो पीछे की ओर स्प्रिंग बल उत्पन्न होता है जिसकी वैल्यू होती है -KX। वैल्यू KX होती है और नेगेटिव साइन विपरीत दिशा के लिए हम लगा देते हैं ना। तो यहां पे इसमें विस्तार आता है X। अगर बेटा मैं इसमें हुक्स लॉ लगाऊं, इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में तुम लोगों ने हुक्स लॉ पढ़ा होगा है ना, नहीं पढ़ा तो देख लो, हालांकि बिल्कुल छोटा सा पार्ट है ये। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है भी जो स्ट्रेस होता है वो समानुपाती होता है स्ट्रेन के। जो स्ट्रेस होता है वो किसके समानुपाती होता है? स्ट्रेन के। अच्छा स्ट्रेस अपने पास क्या होता है? ये बेटा होता है अपने पास F/A, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। स्ट्रेन जो होता है ये अपने पास होता है ΔL/L, यानी हम यहां पे लिख सकते हैं F/A बराबर Y यहां पे आता है जंक्स मॉडुलस ना। अब याद आ रहा होगा ΔL/L। तो बेटा यहां पे अगर मैं F का मान ज्ञात करूं, यहां पे किसका मान ज्ञात करूं? F का मान ज्ञात करूं तो F बराबर क्या आ जाएगा? वो सर आएगा Y ना इंटू A ΔL/L, ये आ जाएगा सर। मतलब बल लगाते हैं तो विस्तार आता है ना। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं F बराबर KX से, परिमाण की केवल बातें चल रही हैं, तो बेटा K जो होता है जिसको हम स्प्रिंग नियतांक बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्चुअली में उसकी वैल्यू किन किन बातों पे डिपेंड करती है या उसका मान क्या होता है? वो होता है YA/L। वो किसके बराबर होता है? YA/L पे। यानी स्प्रिंग जो है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो कम होगा ज्यादा होगा, ये निर्भर करता है यंग्स मॉडुलस पे, वो पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है, उसके एरिया पे, उसकी लंबाई पे, उसके एरिया पे, उसकी लंबाई पे। इतनी बात समझ रहे हो ना। अब मुझे बताओ कि अगर मैं एक स्प्रिंग को तोड़ दूंगा, कट कर दूंगा, एक स्प्रिंग को कट कर दूंगा, कट करने पे उसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, वो तो परिवर्तित नहीं होगा। यानी A परिवर्तित नहीं होगा, Y परिवर्तित नहीं होगा। यानी अगर A और Y नियत रहे,
ए तथा वाई नियत हो, भाई वो तार वाली बात ही है, तार को अगर कट कर दोगे तो उसका वो सर्कुलर वाला वृत्ताकार वाला एरिया तो वही रहेगा ना, खींचा थोड़ी ना। तो ए वाई तथा ए नियत रहे, तो अगर ये नियत है तो इसका मतलब के एल बराबर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। के एल बराबर क्या होगा, कांस्टेंट। या तुम ऐसा भी समझ सकते हो के किसके व्युत्क्रमानुपाती आएगा, एल के। के किसके व्युत्क्रमानुपाती आएगा, एल के। यानी जिसकी लंबाई ज्यादा होगी उसका के कम आएगा, जिसकी लंबाई ज्यादा होगी उसका के कम आएगा। पहले तो ये बात अपने को सीखनी है कि कट करने पर ए तथा वाई नियत होते हैं तो के एल बराबर कांस्टेंट लिखा जाता है, जिसका एल ज्यादा उसका के कम हो जाता है। यानी के और एल आपस में क्या होते रहते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अगर एक स्प्रिंग की लंबाई बदल दोगे तो के भी उसका परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से परिवर्तित होगा कि इन दोनों का गुणनफल जो है वो क्या रहे, नियत रहे, ठीक है। एक ये बात सीखनी है। दूसरी बात बेटा ये सीखनी है कि अपने पास कुछ स्प्रिंग होते हैं जो हार्ड होते हैं, सख्त स्प्रिंग ना, कुछ होते हैं सॉफ्ट होते हैं, लचीले होते हैं। तो हार्ड और सॉफ्ट स्प्रिंग का मतलब क्या होता है ना, तब ये पॉइंट भी याद रखना कि यदि किसी स्प्रिंग का एरिया ज्यादा है और लेंथ कम है, मतलब वो मोटा है स्प्रिंग और लेंथ जो है वो कम है ना, तो उसको बेटा हम बोलते हैं हार्ड स्प्रिंग। हार्ड स्प्रिंग मतलब इसकी स्टिफनेस जो होती है, हार्डनेस जो होती है वो ज्यादा है, मोर स्टिफनेस ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लो किसी के लिए बेटा एरिया कम है लेकिन लंबाई ज्यादा है, लंबाई ज्यादा एरिया कम है, पतला स्प्रिंग है वो, है ना, लचीला, तो उसको हम बेटा बोलते हैं सॉफ्ट स्प्रिंग, लेस स्टिफनेस। कुछ बात समझ रहे हो? प्यारे बच्चों लिख लो इसको, थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट आ रहा है ताकि अगर कभी कोई क्वेश्चन बने तो तुम समझ जाओ। अभी कटिंग्स ऑफ स्प्रिंग वाले क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, चलो पॉज करके लिखा। अब देखो, अब हम करेंगे कटिंग ऑफ स्प्रिंग। कटिंग ऑफ स्प्रिंग यानी स्प्रिंग को अगर हम विभाजित कर दें, डिवाइड कर दें ना, तो जैसे मान लेते हैं, पहले तो फॉर्मूला बनाते हैं कि जैसे मान लेते हैं अपने पास एक के नियतांक और एल लंबाई का एक स्प्रिंग था ना, इसको हमने दो भागों में विभाजित कर दिया। पहला जो भाग है उसकी लंबाई L1 है और उसका स्प्रिंग नियतांक K1 है। दूसरा बेटा जो भाग है मान लेते हैं उसकी लंबाई L2 है और उसका स्प्रिंग नियतांक कितना है, K2 है। अलग अलग है, एक का L1 है, K1 हो गया, इसका L2 K2 हो गया। अब मुझे ये बात तो पता है कि L लंबाई से ये दोनों बने थे, तो L1 प्लस L2 जो है ये दोनों जोड़ के किसके बराबर होने चाहिए, सर L के बराबर होने चाहिए। ये तो बात सही है ना। तो एक रिलेशन बेटा अपने को पता है कि भाई L बराबर किसके है, L1 प्लस L2 के, ठीक है। अच्छा दूसरी बात अपने को ये पता है कि जो K होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है L के। इसके लिए लिखूंगा तो ऐसा लिख दूंगा K1 जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा L1 के ना, और इसके लिए लिखूंगा, अगले के लिए लिखूंगा तो ऐसा लिख दूंगा K2 जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा L2 के। तो अगर बेटा मैं ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से भाग दे दूं, डिवाइड कर दूं, तो मुझे बताना जरा क्या बनेगा। हमें बेटा K1 K2 का फॉर्मूला बनाना है, मतलब मैं ये तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि K1 K2 का मान क्या हो जाता है, ठीक है। हालांकि वो तुम बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो, पर फॉर्मूला बना लेते हैं, बच्चों को रट्टा याद रहता है। तो बताना जरा 2 डिवाइडेड बाय 1, तो बेटा ये बनेगा K1 बटा K इन दोनों, और यहां पे मुझे बताओ है ना, यहां पे बन जाएगा L बटा L1, L नीचे रह जाएगा, L1 ऊपर चला जाएगा। L को क्या लिख सकते हैं सर, L को आप लिख सकते हो L1 प्लस L2, यानी बेटा यहाँ पे बनेगा K1 बराबर K इधर आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस L2 बटा L1। ये बना K1 का मान, ये बना क्या, K1 का मान ना।
K1 का मान बनेगा 1 प्लस L2 ऊपर लिखना है, यानी अगर तुमने इसको 2:3 में बांटा है तो ये 3 है तो 3 ऊपर रखना, 2 नीचे रखना, ठीक है। हालांकि सबसे सिंपल जैसे ये होता है, मान लो किसी स्प्रिंग को तुमने कट करके उसको आधा कर दिया, कट करके अगर तुमने उसको आधा कर दिया, उसकी लंबाई आधी कर दी, मुझे बताओ अगर उसकी लंबाई आधी कर दी, L/2 कर दी, तो वो 2 किधर जाएगा ऊपर, तो K 2 गुना हो जाएगा। लंबाई तुमने 1/3 कर दी, L/3 कर दी, वो 3 किधर जाएगा ऊपर, तो K 3 गुना हो जाएगा। लंबाई तुमने 2:3 में बांट दी, 2/3 कर दी, तो 2/3 कर दी, तो 2/3 में वो 3/2 हो जाएगा, उल्टा करना, ठीक है। वरना इस फॉर्मूले में भी वैल्यू रखोगे तब भी आंसर आएंगे। चलो ऐसे K2 की वैल्यू अगर तुम बनाओगे तो K2 का फॉर्मूला बनेगा K ब्रैकेट में 1 प्लस L1/L2। ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए K याद करने के लिए। लिख लो पहले इसको, लिख लो बेटा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन लिखो पहले, इसमें लिखो एक स्प्रिंग जिसकी लंबाई L है, पॉज करके लिख लिया पहले सबने, एक स्प्रिंग जिसकी लंबाई L है को 2:3 में विभाजित किया जाता है, को 2:3 में विभाजित किया जाता है, तो इनके नए स्प्रिंग नियतांक, इनके नए स्प्रिंग नियतांक तथा आवर्त काल ज्ञात करें, तथा आवर्त काल ज्ञात करें यदि इन स्प्रिंग को, यदि इन स्प्रिंग को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, यदि इन स्प्रिंग को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, यदि इन स्प्रिंग को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, ब्रैकेट में लिख लो, माना जाए दोलन कर रही वस्तु का द्रव्यमान m है, माना जाए दोलन कर रही वस्तु का द्रव्यमान m है, दोलन कर रही वस्तु का द्रव्यमान m है, ठीक है। तो पहले तो बेटा उसने लंबाई को विभाजित किस में किया, 2:3 में, किस में विभाजित किया, 2:3 में। तो क्या तुम K1 K2 बता सकते हो भाई, 2:3 है तो लंबाइयां L1 कितना हो गया भाई, जब भी अनुपात होता है तो 2x और 3x मान लेंगे, L2 कितना है, 3x है, ठीक है। चलो बताओ K1 का मान क्या आएगा, K1 आएगा K ब्रैकेट में 1 प्लस, अब K1 पता करना है तो L2 ऊपर लिखना है, यानी 3x बटा 2x, यानी ये बेटा आ जाएगा K1 बराबर ना 5K/2। K1 कितना आ गया, 5K/2, क्लियर है ना। अच्छा ऐसे ही बताओ K2 याद करूंगा तो K2 बराबर क्या लिख दूं, K1 प्लस ऊपर आएगा 2x/3x, यानी ये बेटा K2 का मान आ जाएगा 5K/3। कितना आ जाएगा, 5K/3, लाइक 5K/2 आ गया, 5K/3 आ गया। मान लो पहले इतना क्वेश्चन है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हम दोनों के बता सकते हैं, बता सकते हैं ना। अब उसने बोला कि अगर मैं इन दोनों स्प्रिंग के, ये जो अपने पास कटे हुए भाग है, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दूं, m द्रव्यमान साथ में लटका दूं, तो नया आवर्त काल कितना बनेगा, नया आवर्त काल कितना बनेगा। यानी अब वो बात कर रहा है कि अब हमने ऐसे कर दिया, टिचुक टिचुक टिचुक, ये है K1 और ये है K2, टिचुक ना, K1 ये है, K2 ये है। अच्छा समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो K इक्विवेलेंट ज्ञात किया जाता है, तो बता दो इसका K इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा, K इक्विवेलेंट इसका आएगा K1 प्लस K2। चलो बताओ K इक्विवेलेंट बराबर K1 कितना है बेटा, 5K/2 प्लस K2 कितना है सर, 5K/3। तो सर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बनेगा 15K प्लस, ठीक है 10K, यानी सर ये बन रहा है 25K/6। K इक्विवेलेंट तो बन रहा है 25K/6, K इक्विवेलेंट आ चुका है, K इक्विवेलेंट आ चुका है। अब बता दो टाइम पीरियड,
टाइम पीरियड का आंसर क्या लिखूंगा, 2 पाई अंडर रूट में m बाय के इक्वलेंट। तो टाइम पीरियड का बेटा आंसर बना 2 पाई अंडर रूट में m बटा 25 के बटा 6 जाएगा ऊपर। आंसर ये आना चाहिए, समझ रहे हो? मतलब पहले नहीं के ज्ञात करने हैं, फिर वो बोलेगा श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में, तो के इक्विवेलेंट ज्ञात कर लो, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा दो। बातें पता चल रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? लिखो इसको। ठीक है, चलो अब जरा आगे लिखो बेटा, एक क्वेश्चन और लिखो, पॉज करके इसको लिख लेना। क्वेश्चन लिखो, एक स्प्रिंग जिसकी लंबाई L है, एक स्प्रिंग जिसकी लंबाई L है, स्प्रिंग नियतांक K है, स्प्रिंग नियतांक K है, को m द्रव्यमान से जोड़ा जाता है, को m द्रव्यमान से जोड़ा जाता है, तो इसका आवर्तकाल T है, तो इसका आवर्तकाल T है। यदि स्प्रिंग को n समान भागों में विभाजित किया जाए, n समान भागों में विभाजित किया जाए तथा इन सभी भागों को समांतर क्रम में समान द्रव्यमान के साथ जोड़ा जाए, समान द्रव्यमान के साथ जोड़ा जाए, तो नया आवर्तकाल ज्ञात करें, तो नया आवर्तकाल ज्ञात करें। करो बेटा, इसको होना चाहिए। भाई पहले तो देखो कि हर भाग की लंबाई कितनी होगी, है ना। भी उसने क्या बोला कि अपने पास जो स्प्रिंग था उस स्प्रिंग की लंबाई है L, हमने उसको n भागों में बांट दिया, तो मतलब ये जो छोटे छोटे भाग बन गए बेटा, इनकी लंबाई होगी L/n। कितनी हो गई? L/n ना। और ऐसे कितने भाग बेटा बन गए? n भाग। अब हर एक की लंबाई अगर L/n हो गई है, ठीक है, तो K कितना हो गया? सर K जो होता है वो L के व्युत्क्रमानुपाती होता है। K L के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अगर लंबाई L/n हो चुकी है तो K n के हो गया होगा। K कितना हो गया होगा? n के, यानी n गुना। यानी अब जो भी भाग बचा हुआ है वो n के है उसका, हर भाग का K बेटा कितना है? n के। अब मैंने उनको किस में जोड़ दिया? समांतर क्रम में। अच्छा, समांतर क्रम में जोड़ूंगा, यानी अब अपने पास डायग्राम कैसा बचा? सर डायग्राम ऐसा हो गया, ऐसे चल रही है। ये m द्रव्यमान जुड़ा हुआ है, ये भी n के है, ये भी n के है, ये भी n के, और ऐसे करके कितने भाग है बेटा? ऐसे करके सर n भाग है। तो सबसे पहले मुझे अब टाइम पीरियड ज्ञात करना है, तो के इक्विवेलेंट ज्ञात करना होगा। तो के इक्विवेलेंट समांतर क्रम में के इक्विवेलेंट क्या कहता है? सबको जोड़ते जाओ, यानी n के प्लस n के कहां तक जाएगा बेटा? n टाइम्स तक। तो बेटा इसका मतलब जो इसका के इक्विवेलेंट है वो कितना हो चुका है? वो हो चुका है n² इंटू के। ये पहले बात पता लगी। n को n गुना n बार जोड़ोगे तो n² इंटू के आ जाएगा। अब बताओ टाइम पीरियड क्या लिखूं? 2 पाई अंडर रूट में m बाई के, तो के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? n² के। ये 2 पाई अंडर रूट में m बाई के, ये तो t था, ये t डैश है, तो t डैश बेटा कितना आएगा? ये आ जाएगा t बटा n। t क्या था भाई? t तो अपने पास था 2 पाई अंडर रूट में m बाई के, तो जहां पे ये लिखा हुआ है मैं उसकी जगह t लिख दूंगा, आंसर आ जाएगा t बटा n। समझ रहे हो इतने क्वेश्चन को? हो जाएगा। चलो पहले इतना लिखो। हाँ तो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन लिखो जरा स्प्रिंग के ऊपर। इसमें लिखो, जब एक m द्रव्यमान को
अलग अलग स्प्रिंग जिनके स्प्रिंग नियतांक K1 तथा K2 है, K1 तथा K2 है के साथ लटकाया जाता है, तो इनके आवर्तकाल क्रमशः T1 तथा T2 है। तो इनके आवर्तकाल क्रमशः T1 तथा T2 है। तो गुटके का आवर्तकाल ज्ञात करें, यदि इसको लटकाया जाए, फर्स्ट पॉइंट लिखो, स्प्रिंग के श्रेणीक्रम संयोजन के साथ, सेकंड पॉइंट लिखो, स्प्रिंग के समांतर क्रम संयोजन के साथ। तो बेटा क्वेश्चन अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट भी बेटा हमें याद रखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई हमने दो बार जो है, एक बार स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग नियतांक है K1, उसके साथ m द्रव्यमान को लटकाया तो उसका टाइम पीरियड कितना आया T1। दूसरे स्प्रिंग K2 के साथ लटकाया तो टाइम पीरियड कितना आया T2। अब हमने क्या किया, अब हमने दोनों स्प्रिंग को पहले केस में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद अब जो नया टाइम पीरियड आएगा वो बेटा अपने को ज्ञात करना है T1 और T2 के रूप में। चलो अब जरा आंसर हम लिखते हैं। सबसे पहले तो अपने को ये बताया कि पहले केस के लिए क्या लिखूंगा, T1 बराबर 2 पाई अंडर रूट में m बटा K1। कैसे लिख दूं, ऐसे ही बेटा T2 का मान क्या लिखूं, T2 बराबर 2 पाई अंडर रूट में m बटा K2। क्या ये दोनों बातें सही हैं ना। अच्छा यहां से K1 का मान जरा बताओ, K1 का मान लिखूंगा तो कितना आएगा, दोनों तरफ स्केयरिंग करोगे तो ये बेटा बनेगा 4 पाई स्क्वायर इंटू m बटा T1 का स्क्वायर। क्या K1 यही आएगा। ऐसे ही बताओ बेटा K2 का मान कितना आएगा, K2 का मान आएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू m बटा T2 का स्क्वायर। क्या ये K2 आ जाएगा। तो मैंने K1 K2 का मान ज्ञात करके रख लिया ना। अच्छा अब पहला केस क्या है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो श्रेणी क्रम में संयोजित है, इसका मतलब कि अपने पास ऐसा डायग्राम बना हुआ है ना, यहां पे अपने पास K1 जुड़ा हुआ है, यहां पे बेटा अपने पास K2 जुड़ा हुआ है, यही तो है। अच्छा तो मुझे पता है कि भाई श्रेणी क्रम में जो टाइम पीरियड आता है मैं उसको मान लेता हूं वो है TS, यानी TS का मान लिखूंगा तो बेटा लिख दूंगा 2 पाई, कैसे लिख दूं, 2 पाई अंडर रूट में है ना m बटा TS, m बटा K इक्वलेंट लिख दूं, m बटा K इक्वलेंट ना। अच्छा यहां से K इक्वलेंट का मान लिखूंगा तो K इक्वलेंट का मान बेटा क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर इंटू m डिवाइडेड बाय TS का स्क्वायर। क्या ये K इक्वलेंट का मान आ गया, ये बात समझ रहे हो ना। अच्छा K इक्वलेंट अपने को पता है, K इक्वलेंट क्या होता है, K इक्वलेंट श्रेणी क्रम में बताओ जरा। सर इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 1 बाय K इक्वलेंट श्रेणी क्रम में बराबर 1 बटा K1 प्लस 1 बटा K2। अब K इक्वलेंट का मान अपने को पता है, मैं इसमें रखूंगा 4 पाई स्क्वायर m बटा TS, TS स्क्वायर किधर जाएगा ऊपर, यानी यहां आ जाएगा TS स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर इंटू m बराबर 1 बटा K1। K1 का मान ये रखोगे तो बेटा T1 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा बटा 4 पाई स्क्वायर इंटू m नीचे आ जाएगा, प्लस करके T2 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू m। कैसे ही लिखेंगे ना। तो अब जरा मुझे बता दो, 4 पाई स्क्वायर m 4 पाई स्क्वायर m 4 पाई स्क्वायर m कट जाएगा, TS स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर। ये आ गया श्रेणी क्रम में आंसर, यानी श्रेणी क्रम में जो टाइम पीरियड आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट में T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन कि श्रेणी क्रम का आंसर याद रखना है, ठीक है ना। अब यही चीज अगर समांतर क्रम में करूंगा तो समांतर क्रम में वहां पे TS की जगह TP होगा बेटा। समांतर क्रम में क्या होगा, TP होगा। जैसे कर लेते, जब स्प्रिंग को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो मुझे बताओ K1 K2 तो वही है। अब K इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा K1 प्लस K2। तो K इक्विवेलेंट अब क्या रखा जाएगा, वो रखा जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू m बटा TP का स्क्वायर बराबर क्या लिख दूं K1, सर 4 पाई स्क्वायर m बटा T1 का स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर m बटा T2 का स्क्वायर।
कैसे लिख दूं? तो बता दो क्या आंसर आएगा। कट जाएंगे। तो बेटा पैरेलल का आंसर याद रखना है 1/TP का स्क्वायर बराबर 1/T1 का स्क्वायर प्लस 1/T2 का स्क्वायर। आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बेटा दोनों आंसर याद रखने हैं। पहले तो इस बात को समझो, कैसे करना है वो मैंने तुम्हें बता दिया। पहले इतना लिखो, ठीक है। चलो अब जरा अगला क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन और लिखो बेटा। जब एक m द्रव्यमान के गुटके को स्प्रिंग के साथ लटकाया जाता है तो इसका आवर्तकाल 4 सेकंड है। यदि 4 kg द्रव्यमान और बढ़ाया जाए तो आवर्तकाल 2 सेकंड और बढ़ जाता है। तो m द्रव्यमान का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तुम्हें 2 बार फॉर्मूला लगाना है टाइम पीरियड का। उससे बोला जब m द्रव्यमान लटक रहा था तो टाइम पीरियड 4 सेकंड है, फिर हमने 4 kg बढ़ा दिया तो टाइम पीरियड 2 सेकंड बढ़ गया। जल्दी से बता दो आंसर क्या आएगा। कुछ बच्चे सही बोल रहे हैं, हाँ 3.2 kg। भाई 2 समीकरण बना के सॉल्व करना है। मुझे बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T बराबर 2 पाई √ में m/k। तो पहले केस में मास m है तो टाइम पीरियड कितना है बेटा, 4 सेकंड। दूसरे केस में मास को m+4 कर दूंगा तो टाइम पीरियड 2 सेकंड बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 6 सेकंड हो जाएगा। तो 6 बराबर क्या लिख दूं, 2 पाई √ में m+4/k। कोई दिक्कत ही नहीं, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो 4/6 बराबर क्या बचेगा, ये बचेगा √ में m/m+4। ठीक है, 2 3, ठीक है, ये बनेगा 4/9 बराबर m+m+4। गुना कर दो, गुना करोगे तो क्या आएगा, 4m+16 बराबर 9m। तो बेटा 5m बराबर क्या बनेगा, 16। m का मान आ गया 3.2 kg। क्या आंसर आ जाएगा, आ जाएगा सर, हो जाएगा। लिख लो इसको। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। अब अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं बेटा। अच्छा क्वेश्चन लिखो, टिचुक टिचुक टिचुक। इसमें लिखो, चित्रानुसार स्प्रिंग K के साथ M1 तथा M2 द्रव्यमान जुड़े हुए हैं। M1 तथा M2 द्रव्यमान जुड़े हुए हैं। यदि M2 द्रव्यमान को हटाया जाए, M2 द्रव्यमान को हटाया जाए तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, नया आवर्तकाल ज्ञात करें। सेकंड पॉइंट लिखो, आयाम ज्ञात करें। नया आवर्तकाल ज्ञात करें। सेकंड पॉइंट लिख दो, आयाम ज्ञात करें। चलो बेटा, क्वेश्चन दोनों ही सिंपल हैं, दोनों पार्ट ही सिंपल है बेटा ना। बता दो पहले केस में क्या बोला हुआ है कि भाई M2 को हटा दिया। M2 को हटा दिया तो बेटा
केवल और केवल कौन बचा हुआ है? केवल और केवल बेटा बचा हुआ है m1। तो बेटा फॉर्मूला जो होता है वो टाइम पीरियड का क्या होता है? वो बेटा होता है t बराबर 2 में जो द्रव्यमान वो लिखना होता है जो उसके साथ ऑसिलेट करता है, जो दोलन करता है। आज m1 जुड़ा हुआ है तो m1 करेगा, तो m1 बटा k हो जाएगा टाइम पीरियड। कितना हो जाएगा? m1 बटा k, है ना। m2 को तो हमने हटा ही दिया। आयाम में दिक्कत है, आयाम अच्छा है भाई। अब मुझे बताओ आयाम की अगर मैं बात करूं ना, तो ये स्प्रिंग जो है जैसे मैं इसको लटकाऊंगा, जब इसमें m1 m2 जुड़े हुए हैं तो ये नीचे जाएगा। क्या तुम इसकी मुझे मीन पोजीशन, माध्य स्थिति बता सकते हो? हाँ सर बता सकते हैं भाई। मान लेते हैं इसकी जो माध्य स्थिति है जब ये दोनों जुड़े हुए हैं वो है सर l। मान लेते हैं अपनी नेचुरल लंबाई से कितनी नीचे है l। अच्छा, माध्य स्थिति कब आती है? जब नीचे लगने वाला बल कौन सा है? m1 प्लस m2 इंटू जी। अच्छा, ऊपर कौन सा बल लग रहा है? सर स्प्रिंग बल लग रहा है, वो कितना लगेगा? kl। तो ये दोनों माध्य स्थिति पे क्या होंगे? बराबर होंगे। ये इसकी मीन पोजीशन है। ये अभी स्प्रिंग स्टार्टिंग में, अभी मैंने m2 को हटाया नहीं है, उससे पहले चेक कर रहा हूं कि उसकी माध्य स्थिति क्या थी। सर यही थी, है ना। तो मुझे बताओ यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? तो सर आप यहां पे लिख सकते हो कि जब m2 को हटाया नहीं है तो इसका मतलब वो l लंबाई खिंचा हुआ है। तो सर आप लिख सकते हो m1 प्लस m2 इंटू जी बराबर kl। तो बेटा l का मान आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू जी बटा k। क्या यही है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा मुझे बताओ, अब अगर मैं m2 को हटा दूंगा तो m2 की वजह से वो जितना एक्स्ट्रा खींचा हुआ था, भाई दोनों लटके हैं तो ज्यादा खींचा हुआ होगा। m2 को हटा दूंगा तो ये स्प्रिंग किधर जाएगा? ये m1 द्रव्यमान किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। किधर जाएगा? ऊपर। कितना ऊपर जाएगा? अब वो इस हिसाब से ऊपर जाएगा ताकि m1 जो है वो साम्यावस्था में रहे। m1 जो है वो साम्यावस्था में। अब ये जितना ऊपर गया अपनी माध्य स्थिति तक, वही तो इसका आयाम होगा। यानी अब तुम्हें देखो m2 हटाने पर ना, मान लेते हैं कि अब जो इसकी माध्य स्थिति है वो है यहां से l डैश। वो कितनी है? l डैश ना। तो अब माध्य स्थिति l डैश का मान ज्ञात कर सकते हैं सर, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है m1g, ऊपर लग रहा है kl डैश। तो बेटा अब इसकी माध्य स्थिति आएगी kl डैश बराबर m1g, l डैश अपने पास आ गया m1g बटा k। तो अब वो ऊपर कितना गया? पहले l खिंचा हुआ था, अब l डैश खिंचा हुआ है, तो ऊपर वो कितना चढ़ा हुआ होगा ना। तो अब बेटा उसका जो आयाम है वो कितना बना? आयाम बेटा बना l माइनस l डैश। ये बात पता लगी। l डैश कुछ स्प्रिंग यहां तक खींचा हुआ होगा, तो l में से अगर तुम l डैश माइनस कर दोगे तो वो जितना ऊपर जाएगा वही तो इसका एम्पलीट्यूड बनेगा। यानी बेटा यहां पे अगर मैं लिखूं तो l अपने पास कितना था? वो था सर m1 प्लस m2 इंटू जी बटा के। माइनस करके आप लिख सकते हो m1g बटा k। दोनों को माइनस करूंगा तो एम्पलीट्यूड का आंसर आ जाएगा m2g बटा k। तो मतलब अब हमें क्या याद रखना है? अब हमें याद रखना है टाइम पीरियड तो किसकी वजह से आता है? जो द्रव्यमान जुड़ा हुआ होता है। और आयाम अगर मैं किसी को हटा देता हूं तो आयाम किसकी वजह से लिखना होता है? जिसको हमने हटाया गया है। भाई m2 की वजह से जो एक्स्ट्रा इसमें विस्तार हो रखा था, एक्सटेंशन हो रखी थी, वो कितनी थी? वो थी m2g/k। इतना वो खिंचा हुआ था, उतना वो ऊपर चला जाएगा, तो वही उसका क्या बन जाएगा? आयाम। तो जो द्रव्यमान हटाया जाता है उसकी वजह से आयाम आता है, और जो द्रव्यमान जुड़ा होता है उसकी वजह से क्या आता है? टाइम पीरियड आ जाता है। क्या आता है प्यारे बच्चों? टाइम पीरियड। इसको लिख लो, इसको लिख दो। ठीक है, चलो, है ना। पॉज करके बेटा इसको लिख लेना। अब हम आगे करते हैं, क्वेश्चन और करने हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लिखो बेटा, एक क्वेश्चन और लिखो।
इसमें लिखो चित्रानुसार M2 द्रव्यमान का एक गुटका, चित्रानुसार M2 द्रव्यमान का एक गुटका M1 द्रव्यमान के ऊपर रखा गया है, M1 द्रव्यमान के ऊपर रखा गया है। दोनों गुटकों के मध्य, दोनों गुटकों के मध्य घर्षण नियतांक म्यू है, घर्षण नियतांक म्यू है। यदि दोलन का आयाम, यदि दोलन का आयाम a हो तो कोणीय आवृत्ति ओमेगा का, तो कोणीय आवृत्ति ओमेगा का वह अधिकतम मान ज्ञात करें, वह अधिकतम मान ज्ञात करें ताकि गुटका M2, ताकि गुटका M2 M1 पर फिसले ना, M1 पर फिसले ना। या हम लिख सकते हैं दोनों साथ साथ गति करें, दोनों साथ साथ गति करें, दोनों साथ साथ गति करें। पहले क्वेश्चन लिखो, समझो, फिर करते हैं बेटा। तो बेटा क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि भाई M1 के ऊपर M2 रखा हुआ है ना, यहां नीचे घर्षण नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच जो है वो घर्षण है, घर्षण नियतांक कितना है, म्यू है ना। अच्छा, स्प्रिंग जो है, ये दोनों गुटके जो है वो ऐसे से क्या करेंगे, वो ऐसे से सर ऐसे चम करेंगे। पर इसने क्या बोला, इसने क्या बोला कि मुझे ओमेगा का वह अधिकतम मान पता करके बताओ ताकि ये M2 M1 पे जो है फिसले ना, फिसले ना मतलब दोनों चिपके हुए क्या करते रहे, ऐसे चम करते रहे, चिपके हुए क्या करते रहे, ऐसे चम करते रहे, मतलब दोनों साथ साथ गति करें, है ना। अच्छा, मुझे बताओ कि अपने अधिकतम आयाम की अगर मैं बात करूं तो इस गुटके पर, इन दोनों गुटके पर, इस निकाय पर सबसे ज्यादा बल कहां पे लग रहा होता है, जो द्रव्यमान ऐसे चम कर रहा होता है सबसे ज्यादा बल कहां पे लगता है, मध्य स्थिति पे लगता है या फिर बेटा एक्सट्रीम पोजीशन पे लगता है, सर वो एक्सट्रीम पे लगता है, चरम बिंदु पे। तो बेटा जब यह अपने चरम बिंदु पर होगा, ये M1 ये M2, ठीक है, तो चरम बिंदु पे होगा तो बेटा इस पे सबसे ज्यादा बल लग रहा होगा, वो कितना होगा, या इसका त्वरण सबसे ज्यादा होगा, ऐसा ही बोल सकते हैं, या इस पे बल सबसे ज्यादा होगा। त्वरण की बात करते हैं बेटा, त्वरण कितना होता है, तो बेटा एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम आता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स यानी कितना रखा जाता है ए, और जब ये इधर खिंच गया स्प्रिंग तो ओमेगा स्क्वायर ऐसे लग रहा होगा। अब ये किस पे लगाऊंगा, M1 पे लगाऊंगा, M2 पे लगाऊंगा, भाई जो स्प्रिंग जिसके साथ जुड़ा हुआ है उस पे लगाऊंगा ना, ओमेगा स्क्वायर है। तो मुझे बताओ इस M2 की कहानी क्या है, M2 का एफबीडी बनाऊंगा तो M2 का एफबीडी क्या होगा। अच्छा, M1 जो है वो त्वरित है, M1 जो है वो त्वरित है, इसके बाद त्वरण है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। तो अगर मैं M2 का एफबीडी बनाऊंगा तो उस पर मुझे छदम बल लगाना पड़ेगा, वो भी विपरीत दिशा में, इस पर इधर लग रहा है त्वरण तो इस पर इधर लगाना पड़ेगा बल, वो कितना लगेगा, वो सर लगेगा M2 इंटू ओमेगा स्क्वायर है। तो बेटा इनके बीच में, यानी कहने का मतलब इधर लगेगा छदम बल बेटा कितना लगेगा, वो सर लग जाएगा M2 इंटू ओमेगा स्क्वायर ए। तो इनके बीच में घर्षण बल किधर आएगा, आगे आएगा, घर्षण बल इस पे किधर आएगा, आगे आएगा। अब अगर तो ये M2 जो है M1 के साथ जुड़ा रहना चाहता है तो इसका मतलब घर्षण बल जो है वो पर्याप्त होना चाहिए, वो इसके बराबर होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी तो उसके साथ जुड़ा रहेगा। अगर ये ज्यादा हो गया तो ये ऐसे फिसल जाएगा। तो इसका मतलब साथ साथ गति करने के लिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं साथ साथ गति करने के लिए जो घर्षण बल का मान है यानी Fr वो ज्यादा या इक्वल होना चाहिए किसके, M2 ओमेगा स्क्वायर ए से। पहले तो ये बात पता होनी चाहिए ना। अच्छा, घर्षण बल कितना होता है, वो तो होता है सर म्यू इंटू एन, यानी म्यू इंटू M2 इंटू जी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, M2 ओमेगा स्क्वायर ए। तो सर M2 से M2 गया, आपको ओमेगा पता करना था, ओमेगा का मान आ जाएगा। अब बता दो बेटा क्या लिख दूं, अब मैं लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर ए
या म्यू इंटू जी, तो ओमेगा का मान बेटा अपने पास आ जाएगा म्यू जी बटा ए का अंडर रूट। और ओमेगा अगर अधिकतम चाहिए तो बराबर वाला चिन्ह लगा दो ना, क्या आ जाएगा म्यू जी बटा ए का अंडर रूट। ये आंसर आ गया। देखो इतने ओमेगा तक तो वो दोनों साथ साथ चलेंगे, इससे ज्यादा ओमेगा होगा तो फिर वो साथ साथ नहीं चलेंगे। कुछ कुछ बात समझ रहे हो, है ना। तो अब ये अच्छे क्वेश्चन है ना। चलो पहले इतना लिखो।